पहला वाला चैप्टर सबने ट्राई करें जो एक्सरसाइज। अच्छा चलो भाई, थोड़ा सा पिछले क्लास का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक ये था कि मैंने बोला था कि अगर सर्कल का जो है, अब हेलो पानी पी के इधर ध्यान दे जल्दी से। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कह रहा है कि कभी सर्कल का स्टार्टिंग का एरिया जो है, जो भी है, इसका रेडियस दिया था 10 सेंटीमीटर। तो तुम्हें पूछा जाएगा कि फाइंड द चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। नहीं देख भाई, दो ही चीज क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो तुझे बोला जाएगा कि एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रहा है, या पूछा जाएगा एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। दोनों। जब रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ, डी ए वाई डी आर हो गया, पावर को नीचे कर लो 2 पाई आर, और फिर आर का करेंगे डी आर बाय डी आर, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2 पाई आर। और आर की वैल्यू कह रहा है पहले से कितना है? 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये था जब शुरुआत करोगे तो यहीं से। अब मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिया था। एक ये कि अगर मान लो एरिया, मतलब कह रहा है कि किसी ने गलती से पानी में पत्थर मार दिया, तो उसमें एक वेव बनता है सर्कल टाइप का। तो वो सर्कल का रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, ये लिखा होगा रेडियस इंक्रीज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो पूछेगा कि एरिया किस रिस्पेक्ट से बढ़ रहा है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाय क्या होगा? 2 पाई डी आर बाय डी टी। और रेडियस मान ले शुरुआत में 10 सेंटीमीटर ही था, क्या लिखोगे? 2 पाई इंटू 10 इंटू में 2, कितना हो गया? 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इतना ही करना है, चैप्टर फिनिश। ठीक, तो ये नॉर्मल सी बात है। नहीं तो इसका पिछले क्लास का शायद रिकॉर्डेड होगा, वो मिल जाएंगे 1-2 दिन में। सारे क्वेश्चन करवा दिया था इंपॉर्टेंट वाले, या जिसने करा होगा उसके कोई डाउट्स भी होंगे, जिसने नहीं करा होगा वो डाउट्स ही डाउट्स होंगे। और ये चेक भी करेंगे, क्लास फिजिक्स का भी मैथ का भी खत्म करके जो बच जाएंगे वो बाहर में मच्छर के साथ बिठा के आज ही प्रैक्टिस करवाने। लाइट जला देंगे और साथ में मच्छर आपके साथ होंगे। ठीक है जी? नहीं भाई, अगरबत्ती चाहिए तुझे? किसी बच्चे को आप पीटने का प्रॉब्लम हम खत्म कर दिए जी। खत्म भाई, सिर्फ मच्छर के साथ बैठ जाओ। पंखे और मच्छर, पंखे अवेलेबल नहीं होंगे और मच्छर तेरे साथ होंगे। चल भाई आगे देख। अब जो हम करने वाले हैं इसमें भी तुम्हारा कोई डाउट्स नहीं होगा। जो बोर्ड में आएगा वो तो आज ही हम क्वेश्चन कर लेंगे। एटलीस्ट कुछ हो ना हो, ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है उसमें से 3 क्वेश्चन किसी भी हालत में तुझे पता होना चाहिए। उस तीनों क्वेश्चन का ही 99% चांसेज है बोर्ड में आते। हाँ, सिर्फ 1-2 वैल्यू ऊपर नीचे करेगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक, तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो 2 तरह का होता है। एक होता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, एक साथ फट से इंक्रीज। जैसे देख, ये फंक्शन है और यूं ऐसे हो रहा है बिना कहीं से डेविएट, और एक फंक्शन ऐसा है, दोनों फंक्शन इंक्रीज कर रहा है लेकिन दोनों का नाम अलग अलग होता है।
ठीक है, ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली, क्या लिखा है भाई, स्ट्रिक्टली, और ये है तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन। दोनों फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब तेरे को पेपर में बोलेगा कि इसको प्रूव कर, तो प्रूव करने के लिए सबके रूल्स ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है, कोई अलग रूल लेके हम नहीं आएंगे। लेकिन जैसे कहीं पे तेरे को लिखा होगा कि कह रहा है सर इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करो, और एक जगह लिखा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कैसे करें, दोनों को सेम तरीका से प्रूव करें। इसका मतलब ये है कि कहीं से बिना ब्रेक हुए डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है और यहां पे है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, तो ये तुझे पता है ना कि ये जो है, तुझे अगर शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो वो उनका ग्राफ है जो शेयर मार्केट में जो बच्चे आते हैं उनका सपना ये होता है, लेकिन रियलिटी ये होती है। सपना ये होता है कि मैं आज अगर शेयर मार्केट में पैसे लगाऊं तो इस महीने के लास्ट तक तो मैं करोड़पति हो जाना चाहिए। तो ये आप इस प्रोसेस के हिसाब से सोच रहे हो, जबकि लाइफ आपको बोलता है, जो रियल बात ये है कि अगर आप आज से पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करें, ठीक, तो आप 40-45 साल में आप करोड़पति बन जाओगे। ठीक है भाई, तो सच्चाई ये है और हम सच्चाई इसको मान के चलते हैं। ठीक, तो ये, और ये पता है ये कब आता है, देखो शुरू शुरू में कोई सुनता नहीं। जैसे मेरे ही बारे में कई लोग, जो जैसे मेरे पास एक फाइनेंस एडवाइजर आया था जब मैं ट्यूशन पढ़ा था सामने वाली लाइन में, कह रहा है कि सर आप इन्वेस्ट करो, आपको साल का मैं बहुत हाई रिटर्न दूंगा। मतलब कितना सर, मैं आपको 11% रिटर्न दिलवा दूं। ठीक है, मैंने कहा ये क्या है, ये फालतू चीजें, मतलब क्या बता रहे हो, मैं महीने की 20% की बात कर रहा हूं, आप साल का 11% की बात करते हो। साल का उन्होंने बोला कि आप इन्वेस्ट जो भी करोगे मैं आपको 11% रिटर्न। मैंने कहा मेरा टारगेट महीने का 15 से 20% का होता है, और ये कहां से आएगा। ठीक, और रियलिटी यही था, मेरे को मरे से मरे मैं महीने की 10% रिटर्न निकालता था, लेकिन जब भी रिटर्न बहुत हाई हो तो रिस्क बहुत टॉप लेवल पे होता है। ठीक, ये होता है। तो ये, तो हमने बोला कि जी 12 महीने में कितना हो गया ये, हम बोले हम इस परसेंटेज में गेम बना खेलते हैं, और आप कह रहे हो कि मुझे एक साल में 11% दोगे, इससे क्या होने वाला, इससे कुछ होने वाला था नहीं। लेकिन ये था जो रियलिटी। लेकिन हमने भी करा कई जगह, जब हम अपने कामों में बिजी हुए तो धीरे धीरे, शुरुआत में सही था, छोटे लेवल पे ये बढ़िया चलता है, तुम्हारे पास 1-2 लाख रुपया हो तो इस पे काम चल जाता है। लेकिन जैसे पैसे की लेवल बढ़ते चले जाते हैं तो ये आने की रेशियो कम हो जाता है, जाने की रेशियो। अब जैसे तूने मान ले कि इंटरेस्ट के हिसाब से तूने 1 लाख रुपया कमाया और तुझे 2 लाख रुपया एक आदमी ने लेके भाग गया, तो तू तो माइनस में चला गया ना। तो ऐसा चलता है, जैसी अमाउंट बढ़ता है तो धीरे धीरे गलती करी, सीखा, और फिर लास्ट में, अभी जो मैं किस बात के हिसाब से सोचता हूं मैं बता रहा हूं, अभी मैं सोचता हूं कि भैया 8% अगर पर ईयर का रिटर्न मिल जाए तो बहुत है। समझ रहा है, दैट इज द रियलिटी। और भाई जब हम नए होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम सोचते किस लेवल पे हैं, और जब सच्चाई, जब टूट टूट के गिर के जब हम आते हैं तो यही है। बड़े बड़े लोगों की जब हम इंटरव्यू देखते थे और वो लोग बोलते थे कि जी कहीं भी अगर आपको 7 से 9% की रिटर्न मिलता है तो बहुत है, मतलब ये बेवकूफ लोग हैं क्या। मतलब बोल क्या भाई, यहाँ पे मैं 120% निकालता हूँ और ये लोग 8-9% की बात, तो महीने की 10-12% लेते। लेकिन जब हम खुद उस लेवल पे आए धीरे धीरे तो पता चला कि जो बोल रहे थे वो सच है। इसीलिए मैंने कहा जो हमारी सोच होती है वो ऐसी वाली होती है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रख लेना। देख भाई, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को कैसे पता चलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। मान लो ये एक ग्राफ है, आंख से देखने में कैसा लग रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ। तुझे 1 2 3 तो पता ही होगा, तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे तूने लिखा कि सर ये मैंने मान लिया x1, ये मैंने x1 लिखा, लेकिन तेरे भेजा में 1 ही जाना चाहिए, ओके। और तुमने ये लिखा x2, भेजे में 2 ही जाना चाहिए। बता, यहां पर एक वैल्यू आया y की, इसको पुट करने पे क्या मिला, fx1, और इसको डालें तो क्या मिला, fx2। तो बताओ कि बड़ा कौन है, fx2 बड़ा है fx1 बड़ा है, fx2। और इसमें 1 बड़ा है या 2 बड़ा है,
तो यहां पे कॉन्सेप्ट निकल के आया, पहले लिखेंगे लेट x1 और x2 विद अ रियल नंबर, सच दैट, इस तरीका से हमें लेना है कि x2 जो है बड़ा हो x1 से, ये हमने खुद से लेट करा। अब इसके बाद इसकी फंक्शन क्या आ रहा है, fx1 और ये fx2, बता बड़ा कौन है, बस। यानी जिधर फंक्शन बड़ा है उसके हिसाब से अगर वैल्यू बड़ा है तो फंक्शन भी बड़ा आ रहा है, तो कौन सा फंक्शन होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करता हूं, देख तुझे एक क्वेश्चन इसके बिहाफ पे ही क्वेश्चन लिख दिया है, तुझे लिखा होगा कि प्रूव दैट fx इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन दिया, इसको प्रूव करो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सॉल्व कैसे करना है, ये पूरी लाइन याद ही कर लेना, ठीक है। अब देख यहां पे सॉल्यूशन यहीं से शुरू करेंगे, लिखेंगे लेट x1 और x2 विद रियल नंबर्स सच दैट x2 जो है वो बड़ा है x1 से, ठीक है। ये कर देंगे। उसके बाद देख करना क्या है, उसके बाद तुझे fx1 निकालना है, वो जो फंक्शन है ना तुम्हारे fx, पहले इसको लिख ले, क्या है 3x प्लस 2, अच्छा 1 है ना, चलो ये गिवन है। इसमें x1 तो डाल रहे हैं लेकिन तुझे सोचना है 1 डाल रहे हैं, ठीक। तो बता क्या आ रहा है 3x, ये 4 अपने भेजा में ही रखना है, 4 आ गया। अब fx2 डाल के दिखाओ क्या आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है। अब तुम लिखोगे कि here fx2 greater than fx1 hence fx is increasing function। ये हो गया जी आंसर। नहीं, ये वैल्यू डालना नहीं, ये दिमाग में ही डालना है, निकालना नहीं, ऐसा नहीं कि 1। मैंने बोला fx1 को 1 मानना है, यानी अगर तेरा इच्छा हो रहा है कि सर अगर आपने प्लस में लिया, अगर माइनस में लेते तो ध्यान से देख, तूने इन दोनों वैल्यू को -1 और -2 डाल के देख क्या आ रहा है। एक बार बता, पहले इसको बता, -1 और -2 में बड़ा कौन है। अब देख तेरा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। अब ये डालोगे जैसे ही, तो इसमें कितना होगा, -3 + 1 -2 आएगा, और -6 + 1 बड़ा ही अभी भी यही आ रहा है। तो तू माइनस वाला वैल्यू डाल या प्लस वाला, हमेशा ये आंसर वैलिड है कि अगर वैल्यू बड़ा होगा तो फंक्शन भी बड़ा है, और अगर इसका उल्टा हो गया तो डिक्रीजिंग, नॉर्मल सी बात। तो ये तो तुझे ग्राफ में भी दिख रहा होगा, 1 पे जो फंक्शन आ रहा है ये और ये, ठीक। तो भाई इसका तो ये तो हो गया इस तरह से। दूसरा देख दो, ग्राफ देखते हैं इसका, डिक्रीजिंग फंक्शन में ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, 2 वैल्यू ले ले, थोड़ा और खींचते हैं इसको। हाँ जी, ये हमारा fx1 आ गया, मतलब एस, हाँ देख fx1 आ रहा है, यहां पे वैल्यू क्या आएगा fx1, और यहां पे तुम f2 ले लिया तो क्या आएगा, तो यहां पे लिखेंगे कि fx2 बड़ा है किससे, बड़ा कौन है, फंक्शन कौन सा बड़ा आ रहा है, यहां तो 2 बड़ा होगा ना 1 से, ये तो नंबर है भाई, आगे वाला नंबर बड़ा होता है ना पीछे वाले, ये तो कॉमन सेंस है। लेकिन ये देख यहाँ पे y की वैल्यू माइनस में आ रही है और y की वैल्यू प्लस में, बड़ा तो फंक्शन है, तो यहां तो 2 बड़ा है 1 से, लेकिन फंक्शन में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तुम कहोगे ये ऐसा हो गया जी, hence fx is decreasing function।
ठीक है भाई। ये अब यहां पे क्वेश्चन कहेगा, इसको तुझे खुद करके दिखाने हो। प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 5x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये ठीक है जी। इसको आंसर कैसे निकालना है बताना। हाँ, तो यहां पे लिखेंगे लेट f1 और x2 रियल नंबर सच दैट x2 इज ग्रेटर देन, सही है। फंक्शन में डालो यहां पे fx1, लेकिन मैंने क्या बोला, सोचना तो तुझे वन ही है। अब बता सोचने से क्या आ रहा है। x1 बड़ा है। हाँ, तो तुम लिखोगे कि fx1 जो है वो बड़ा आ रहा है fx2 से, हेंस fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो जी, ये छोटी सी कहानी। ओके, डिक्रीजिंग भी हो गया, इंक्रीजिंग। लेकिन ऐसा मेथड से सॉल्व करने का इक्का दुक्का क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही आते हैं। तुझे ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन की मदद से। ठीक है जी। चलो जी, इन दोनों को लिख लो जल्दी से। इसकी मदद से आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक खत्म कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से बनेंगे। ये कर लिया, आया नहीं अभी कर। अब इतना समझने में क्या दिक्कत आ रही है भाई। अब भाई पहली का और इससे कोई लेना देना ही नहीं है। जल्दी कर अभी इसको, नहीं तो तेरे को ज्यादा बिठाऊंगा बाहर में। मुझे वो भी खत्म करनी है और ये भी खत्म करनी है। हाँ, अब ये कर, जल्दी कर। अगर मैक्सिमम मिनिमा तुम लोगों ने अच्छे से कर लिया तो समझ जाना, तेरे 1 मार्क्स भी नहीं घटेगा डिफरेंशिएशन। चाहे तुम प्यार से समझ ले या रट के समझ ले, ठीक है, बट पॉसिबिलिटी तो है।
चलो जी, ये प्रिंट कर दिए। नहीं सर, अबे जल्दी कर। हाँ भाई, ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्राफ तुझे देखने को, तुझे आंख से देख के पता चल ही जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ सर, शेयर मार्केट में बड़ा पता लगता है ये नाम वगैरह में। इकोनॉमिक में क्या पढ़ते हैं सर, आप तो ऐसे देखते हुए चल लेते होगे, लगाते हो। बिल्कुल, वही तो बताया था तुझे कि हमारी सोच कहाँ होती है। 8%। ठीक है, तो रियलिटी समझ के चलना, तो जल्दी से धोखा नहीं खाओ। तो मतलब कुछ पॉइंट इंक्रीज होता है क्या महीने में? 0.8 मतलब होता है, ज्यादा भी होता है। शेयर मार्केट में अगर आराम से पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए तो रिक्स अगर हम 10% लें तो महीने का छोड़ साल का 15 से 20% रिटर्न आ जाता है, इससे ज्यादा नहीं आता। महीने की बात है। हाँ, महीने की जो नॉर्मल जो लोग बताते थे 12%, और हम तो महीने की 15-20% और करते भी थे। अब टाइम नहीं है क्योंकि पैसे बहुत फंस जाते, कई लोग तो लेके मर गए। हाँ भाई, एक बंदा ऐसा था कि मतलब काफी हमारे पास ही रहता था, आसपास के बंदे थे, यहाँ नहीं, मैं दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ। और उनके घर में मतलब उसका स्टोरी अलग ही था। पहले उसकी खुद की माँ मरी, ठीक, तो वो गया वहां पे, वहां से जब सब कुछ करके आया तो मुझे कहा कि जी पैसे की थोड़ी सी जरूरत है, काफी कर्ज हो गए। तो ठीक है, मैंने पैसे दिए उसे। अचानक से पता चला कि उसकी वाइफ भी बीमार पड़ गई, उसको भी लेके हॉस्पिटल गया और उनको इलाज का, मेरे को बोला कि कंपनी वाले मुझे पैसे रिफंड देते हैं, जैसे जितने भी खर्चा करोगे ना, तो जो एसआई कार्ड वाले होते हैं वो रिफंड पैसे कर देते हैं। तो हमें बोला कि थोड़ा सा इंश्योरेंस, नॉर्मल जिनकी सैलरी 20,000 15,000 वो लोग इंश्योरेंस नहीं रखते। तो उसने बोला कि उसके लाश हालत है, आप थोड़ा सी ये करो, मैंने उनको बोला ठीक है जी, पेमेंट ले जाओ, इलाज करवाओ, क्योंकि जरूरी है बचाना। उनके अमाउंट जो पहले से ऑलरेडी था 20,000 ले गए थे और 50 ले गए, 70 हो गए। फिर मैंने कहा कि बगल में ही रहता है, कमाता है, रात दिन मेहनत करता है। उसके बाद हो गया, उसकी वाइफ भी चल बसी, पहले उसकी माँ चल बसी, ठीक 3-4 महीने उसकी वाइफ भी चली। अब हुआ क्या कि वो फिर गांव से ही आए लेट। फिर हमने बोला जी कुछ पेमेंट का कुछ करोगे, तो कह रहा है मैं करवाता हूँ। ठंड का मौसम था, वो एक दिन मेरे को फोन कर रहे हैं और मैंने उसको बुलाया कि यार कुछ तो करवाओ, तो थोड़ी सी फीवर वीवर था उसको भी। मैंने कहा, और ये ऐसे से हिल रहे थे, ठंड की जनवरी का या दिसंबर का ठंड था, वो ऐसे से बॉडी उसकी हिल रही थी मेरे घर पे। मैंने उसको बुलाया कि भाई पेमेंट वेमेंट करवा, कह रहा नहीं करवा दूंगा, कंपनी से मिलेगा तो मैं करवा दूँ। मैंने उसको बोला भाई तू पहले अपना इलाज करवा। मैंने उसको और 1,000-2,000 रुपए दिए और मैंने कहा तू पहले ठीक हो जा। भाई उसके बाद मैं 15-20 दिन बाद कॉल किया और मैं ऐसी, क्योंकि मजाक टाइप में मैंने गाली गलौजी से बात करी कि मतलब हंसी मजाक में, कहाँ हो साले, फोन ऑन भी नहीं करते, ऐसी बोले। भाई वो कह रहा है कि मैं सफ्दरगंज हॉस्पिटल दिल्ली, सफ्दरगंज एक ऐसा हॉस्पिटल है दिल्ली का जहां पे तू समझ जाना कि 99% चांसेस है कि तू मर चुका है, वहां पे भेज दिया जाता है। भाई ठीक 1 सप्ताह बाद रिपोर्ट आ रहा है कि वो भी पूरी फैमिली उसका साफ, ठीक, एक उसका लड़का और उसकी एक छोटी बहन बच गई। भाई पूरी फैमिली सफा हो जाए वहां पे, बताओ मैं और क्या कर सकते। गया तो गया, ठीक, तो ऐसी सिचुएशन हुई। तो मैक्सिमम लोगों के साथ यही है कि पैसे लिए या तो वो भाग गए या कुछ रहे तो मर गए। दिवाली का टाइम था, एक बंदा पैसे लेने मेरे घर पे आए, मेरी बहन कह रही थी कि इसको पैसे मत दो, दिवाली को किसी को कोई पैसे नहीं देते। लेकिन वो बंदा बैठ गया, मेरे पापा की जो है ना मर चुके हैं, उनकी जो वो होता है ना 13वीं, तो उसमें खर्चा वर्चा करना है, मेरे को घर जाएंगे जो पैसे नहीं, और आप मुझे दो। सुबह 9 बजे से आके बैठा है। मैं कह रहा हूँ नहीं, तो मेरे को जबरदस्ती उसने, फिर मेरे जीजा ने उसको पकड़ के लाया कि इनको आप दे दो। मैंने कहा चल ठीक, उसको दिए पैसे, एक इंटरेस्ट लेवल लेके गए जी, 5% हम आपको इंटरेस्ट देंगे। हमने कहा तुझे जो इच्छा हो दे दे। 3-4 साल 5 साल के बाद, मैं तो किसी को ज्यादा टाइटली बोलता नहीं, मैं तुम ही लोगों के साथ धोधा करने का प्रोसेस करता हूँ, बाकी बाहर वालों को मैं कुछ नहीं करता कि चल कोई नहीं पेमेंट लिया है भाई दे दे। भाई गया, भाई ने धमकाया, उठा,
हाँ एकदम से उठा लिया उसके गला पकड़ के कि पेमेंट दे रहा है। हाँ हाँ, नहीं अरे मरा नहीं वो, ठीक उसके मरा नहीं उसकी। फिर मैं भी था वहां पे, मैंने उसको बोला भाई छोड़ दे कुछ मत कर, तो उसकी वाइफ ने कही कि आपकी पेमेंट जो है मैं गारंटी ले रही हूँ, मैं करवा दूंगा अभी। उसकी वाइफ क्या मार रहे थे? हाँ हाँ उसके बाद ठीक है, उसने कहा कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि करवा देंगे, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि भाई एक दिन मेरे को, जैसे कई स्टूडेंट ही पढ़ रहे हैं, कई बार ऐसे मेरे एक दिन कोर्ट में, मैं 12 सेक्टर कोर्ट में गया, उसकी वाइफ मेरे को सामने दिखी, ठीक। मैंने उसकी वाइफ को ऐसे ही मैंने बोला, मैंने थोड़ी सी बात बोली, मैंने कहा कि आप बड़ा उस दिन चिल्ला रहे थे कि पेमेंट मैं कर दूंगा, आपको पता है 6 साल हो गए उस पैसे की, और 6 साल में आपने जो इंटरेस्ट बोला, अगर हम नॉर्मल इंटरेस्ट भी लगाएं तो वो 3 साल में पैसा डबल हो जाता। तो आपके ऊपर तो आपके तो पैसे तो कितने हो गए, और आप बोल रहे थे मैं दे दूंगा। शर्म वर्म नहीं आती? दोनों मतलब पति पत्नी ऐसे ही काम कर रहे हैं, लोगों के पैसे लेकर के भाग जाते हैं। ऐसे ही मैंने उसको काफी डांटा, और मैं इतना कहानी सुना के मैं चला गया ऊपर 3rd फ्लोर पे, मुझे किसी से मिलना था भाई। ठीक 15-20 मिनट में मेरे को कॉल आ, उसकी वाइफ वकील बन गई, ठीक। मेरे को कॉल आ रहा है थाने से, जी आ जाओ मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ। मैंने कहा भाई किस बात की ऐसा है, तो कह रहा है कि आ जाओ मैं ये हूँ, और मैंने कहा भाई वैसे मैं पुलिस वाले को बहुत जा रहा है, मैंने कहा लगा कि कोई मजाक कर रहा है ऐसी, मैंने उसकी खूब ऐसी तैसी करी। तब पुलिस वाले कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं भाई मैं सच में ऐसा ही बोल रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही 12 सेक्टर थाने के बगल में जो कोर्ट के बगल में जो थाने हैं वहीं से बोल रहा हूँ, आप आ जाओ। अब आ गए। अब मैं जिसके वकील के पास बैठा था, मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, कह रहे चलो, तो वो भी गए मेरे साथ। तो थाने में गए, वो लेडीज ने कह दिया कि इसने मेरे को जान से मार देने की धमकी दी है, और मेरे साथ छेड़खानी करी है, बदतमीजी करी है, ठीक। मेरे को पुलिस वाले ने कहा कि देख भाई, मुझे पता है तूने उसको कुछ नहीं करा, लेकिन इसने तेरे ऊपर लगा दिया इल्जाम, तुझे तो मैं डायरेक्ट अभी अंदर करूंगा, ठीक। हाँ हाँ पुलिस वाले हमें कह रहे तेरे को तो डायरेक्ट भैया अंदर जाना पड़ेगा। अब तुम साबित करोगे, तुझे 4-5 साल लग जाएंगे कि मैंने कुछ नहीं किया। अब तू सोचना है कि तू इसके झांसे में, ठीक है। उस दिन मैं वाकई में अंदर से रोया था कि भाई ऐसी कैसी दुनिया है कि भाई यार लोगों की मदद करो, उल्टा रिएक्शन होता है, ठीक। तो फिर मैंने कहा यार इसकी तो गलत बात है, लेकिन फिर भी वो मेरे को कह रहा कि नहीं तो फिर मैंने एक थोड़ी सी बढ़िया हेवी लेवल पे वकील था, मैंने उसको बात करी। तो हमने बोला कि सर ऐसी सी बात है, एक बंदे ने 40,000 लिए थे, 40,000 अपने बाप की मर्जी में, उसके 6 साल हो, और ऐसी सी बात है उसकी वाइफ ने ऐसे कर दी है। तो कह रहा है कि 40,000 लिए थे ना, भूल जाओ। कह रहा है वो उसकी वाइफ इसीलिए आपके ऊपर कंप्लेंट डाली है ताकि आप इसको रफा दफा कर दो, और अगर आप इस केस को लड़ने के लिए जाओगे तो आपको 1,00,000-2 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, क्योंकि भाई वो खुद वकील है, तो वो तो उसको कोई चार्ज देना नहीं है, वो तो बस क्लास खड़ी है। आपको किसी वकील हायर करोगे, आपको इस केस के प्रोटेक्शन के लिए आप पहले ही वो चार्ज मांगेगा 25-30 हजार रुपए, कोई भी वकील। तो आप एक लाइन में उसको लिख दो कि जी मैं कोई नहीं, मेरा पैसा का हिसाब किताब बराबर होगी, सिर्फ इतना बोल दो, देखना आपको छोड़ देगी। अल्टीमेटली वो वही चाह रही थी, ठीक। फिर मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, तू मेरा पैसा रख ले, छोड़ खत्म कर। तब जाकर के उसने बोली कि नहीं ऐसे नहीं, आप पेपर पर लिख के दो, इसका हिसाब बाड़ी बराबर हो। फिर मैंने उसको धमकी दे रहा था, मेरे पास चेक है, तुम्हारे हस्बैंड ने दिया, वाकई में मेरे पास चेक एक दिया था। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा पैसा का हिसाब, तो कह रहे ने पेपर पर लिख के दो। मैंने पेपर पर लिख के दे दिया जी, मेरा आज से इनकी पेमेंट का हिसाब किताब क्लियर हो गया, मुझे कोई लेना देना। तो उस दिन से फिर पुलिस वाले ने कहा ठीक है जी आप जाओ, आपकी कंप्लेंट वापस हो। समझ रहे, एक तो मर के ले गया और एक जिंदा रहते हुए भी ले गया। ठीक है भाई। तो कहानी यही है कि कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरे को क्लास था और 2 बज रहे थे, और इस पूरी मामला मैंने कहा 3 बजे से मेरा क्लास है, और ये खा मंगा के पुलिस वाले कह रहे मैं अंदर कर दूं। ठीक है भाई, मेरे को पहले हाँ भाई किसी को बुलाने को भाई जब मैं घर पे पहुंचा और भाई को मैंने कहानी सुनाई, समझ रहे हैं कि ऐसे से आज हुआ, भाई मेरे भाई तो इतनी ज्यादा एकदम कह रहे भाई हम 3 भाई हैं, अगर एक भाई अगर खत्म भी हो गया तो कोई गिनती नहीं थी, उसको तो उसी टाइम गला काट देना चाहिए पुलिस वाले के सामने।
क्या बात कर रहे हो भाई, हमने कहा भाई ये 50-60 हजार के चक्कर में क्यों गला काटना, अभी तो पूरी लाइफ बची। ठीक है, नहीं मैं तो काट देता। फिर आज आप मेरे बंद हो जाती है। हाँ, मेरे बड़े भाई ने कहा कि, हमने कहा कि तू मेरे को फोन करता है एक बार, मैं तो उसी के पास आकर के गए गला काट देता। मैंने कहा जी ऐसे नहीं करने, कोई बात नहीं, जाने दो। हाँ, एक पूरी प्रोसेस में मैं एक चीज तुझे बताऊंगा, इसका बेनिफिट क्या हो। ठीक, अब देखो लॉस हुआ और बेनिफिट क्या होता है। मेरा बहुत सारा लॉस हुआ, लेकिन मैं कभी उस लॉस को सेलेक्ट, क्योंकि मेरे एक डॉक्टर साहब है जो मेरे को कई बार उन्होंने सलाह दिया कि ये जो लोग खा के मरते हैं या कोई लेके भाग जाता है ना, वो पैसा कभी कम नहीं होता है, वो कई टाइम्स बढ़ के आता है। जिस टाइम हम उन लोगों को पैसे दे रहे थे, हमारी महीने की इनकम ज्यादा नहीं थी भाई, 30 से 40 हजार रुपए के लेवल में हम कमा रहे थे, लेकिन हमारा खर्चा भी बहुत कम था, इसीलिए मैक्सिमम पैसा सेव हो जाता। क्योंकि भाई मैं स्टूडेंट था तो क्या खर्चा करना। ये लोग ले लेके जब से मरे, ये सब 10 टाइम्स बढ़ गए, समझ रहा है। तो इसीलिए वो मरे नहीं, वो ग्रोथ देखे गए हैं, समझ रहा है। इसलिए कोई डरने की नहीं, अगर भाग रहा है, तुम्हारा प्रोसेस ये बनना चाहिए कि मैं किसी को लूट के ना भागू। तेरा भाग रहा है वो, हाँ ये है कि तुझे पैसे लेके तो भागा वो बंदा था ए, और तुझे पैसे जो मिला किसी सी बंदे से मिला, ये प्रोसेस है। लेकिन कई बार हमारे आत्मा में ये बैठ जाता है कि वो ए लेके भागा तो ए क्यों नहीं दिया, सी भी मुझे चाहिए और ए भी मुझे चाहिए। ये हमारा जो दुख का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो यही है कि भाई ए ने मेरा पैसा लेके भाग गया और सी तो दिया, वो तो सी वाला दिया वो अलग है। तो इस चीज को ध्यान रख लेना। कितने साल पहले की बात है? ये बहुत पुरानी बात नहीं है भाई, मैं मेरा पूरा फरीदाबाद का पूरी लाइफ जर्नी 12 साल हुआ है अभी, तो ये पूरा प्रोसेस जो है बहुत कम की। देख भाई, एक सबसे आसान काम है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। पहले लिखो हाउ टू फाइंड इंटरवल इन विच, बाहर, अच्छा नहीं, मुझे सब फैमिली में जानता है कि ये सिर्फ पैसा देना जानता है, ये मांगना नहीं जानता, इसीलिए मैं ना देने का चक्कर है ना ही लेने का चक्कर है। लेकिन ये चीज जब मुझे कोई ज्ञान देता था ना शुरू शुरू में, जैसे मेरे बड़े लोग कोई देते थे कि ये सब मत कर, मैं उनको ज्ञान दे देता उल्टा। तो जब खुद से घटना घटती है तब अपने आप आदमी सीख लेते। तो ये चीज ध्यान रख लेना। समझ रहा है, सी बंदे ने पैसे लेके आ गया, ए ने लेके भागा था, सी लेके मांग के आया। सर पर ये तो कम है। हाँ सही। भाई मैं देख शेयर मार्केट किस पे चला रहा है, में डालोगे। देख भाई कह रहा है कि कह रहा है इंटरवल कैसे निकालेंगे, तो लिखना है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। जब भी कभी इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना हो तो तुम्हें लिखना होगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में तो यही है ना, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन dy बाई डी एक्स जो है वो लेस देन 0 या एफ डैश एक्स लेस देन 0। ये सबसे आसान मेथड है किसी भी क्वेश्चन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करने का। ठीक, अगर डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, डिफरेंशिएशन 0 से छोटा आ रहा है तो डिक्रीजिंग है। बस छोटी सी काम, लेकिन सभी क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। अब जैसे मान लो अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, देख भाई इधर एक पहला क्वेश्चन दिया था मैंने तेरे को 3x + 1 और दूसरा क्वेश्चन दिया था 2 - 5x। इसको डिफरेंशिएट करना क्या आता है, 3 आ रहा है जो क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। अब तुझे लेट लाट करने में तकलीफ हो रही है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, कहो कि 0 से बड़ा आ रहा है इंक्रीजिंग। ठीक, यहां पर देखो इसका डिफरेंशिएट करो तो तुम क्या कर रहे हो, लेस देन 0, हेंस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो ये मेथड फास्ट है, लेकिन कई बार टीचर सिंपल क्वेश्चन पे फास्ट मेथड लगाओगे तो वो काट देंगे, कहेंगे जी ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए
चलो भाई, अब हम इंटरवल निकालने की कोशिश करते हैं। चलो जी आगे बढ़े हम। ये लिख दिए सबने, याद भी हो गया। क्वेश्चन नंबर ये है तुम्हारा 5। कह रहे फाइंड इंटरवल in which fx is equal to 2x cube 3x square 36x plus 7 is strictly increasing और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये है, बताओ। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है इसको डिफरेंशिएट करना। देखो पहले सॉल्यूशन करते टाइम पहले इसको लिख लो। देखो इसको जैसे ही तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा भाई, ठीक है। प्लस 0 तो अभी फिलहाल नहीं लगाएंगे। अब यहां पर लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, तो तुझे ऐसे लिखना होगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब इनमें से 6 कॉमन ले लेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूं। ये 6 इधर जाके 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसको फैक्टराइज करो, 3x प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। सो x मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है, तो यहां से देखो x प्लस 2 और x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहां पर एक चीज और लगाने हैं। देखो यहां पे इसके बाद देखो क्या करना है, नंबर लाइन बनाने हैं। देखो x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ रही है, और यहां पर x की वैल्यू 3। तो पहले नंबर लाइन पे यहां पे लिख देना -2 और 3। अच्छा बताओ 0 कहां पे लाई करेगा, बीच में। इस 0 को उठा के इस सीट में डाल दो। माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, डिफरेंशिएशन वाले में डाल देना। तो माइनस में तो तुम यहां पे लिखोगे कि माइनस प्लस और प्लस ऑल्टरनेट चलता है। माइनस आ गया, फिर प्लस करेंगे, फिर अब हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। तो ये तुझे पता है लास्ट जो है माइनस इन्फिनिटी, और ये तो तुम कहोगे माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और फिर 3 से इन्फिनिटी। तो यहां पे तुझे इंटरवल लिखना होगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर। यूनियन क्योंकि दोनों को लेना है ना, यहां से यहां तक प्लस आ रहा है और इधर से इधर प्लस आ रहा है, तो ये तो हो गया। अब तुझे पता चल गया कि निगेटिव कहां आ रहा है, -2 से 3 के बीच में। हाँ हाँ, 0 वैसे इंक्लूड नहीं किया जाता, उससे ज्यादा की वैल्यू लेंगे। चलो भाई डन है, कोई दिक्कत है। हाँ यहाँ पे फिर से लिखोगे, ये पहला पॉइंट था कि इंक्रीजिंग के लिए बताओ, और दूसरा फंक्शन है फॉर डिक्रीजिंग। तो लिखोगे एफ डैश एक्स, ऐसे लिखना है लेस देन 0। और फिर यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना जो लास्ट में आया है, इधर देख, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। नेगेटिव आ रहा है, सो एक्स जो आ रहा है -2 से 3। दिस इज द आंसर। तो यहां पे इस तरह से इंटरवल निकालेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है।
तो इस तरह के तो तुमसे बन ही जाएंगे। अब एक थोड़ा सा इससे भी आसान क्वेश्चन लेते हैं जो पेपर में 100% आने की फुल चांसेस रहते ही रहते। अगर कोई तुम्हें कह रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही है तो तुझे पता है इसका डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा आना चाहिए। चलो लिख लो इसको, इसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। हो गया 1.5। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको करना है। ये सेम क्वेश्चन है भाई, 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। कह रहा है ये इंटरवल बताओ जहां पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। हाँ हाँ 1 4 2 ठीक है। ये कहाँ पे मल्टीप्लाई किया? अच्छा कर लिया। कैसे कट करा इसको? ये 6 से कैंसिल हो गया और ये 3 और 7 से, ठीक है। ये कितना है? 1 1 कैसे होगा? पहले डिवाइड है ना, इसको चेंज करा तूने मल्टीप्लाई में। 3/4 ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 4 आंसर 4/3 है। इसका आंसर कहाँ है? इसका सॉल्व कहाँ किया? अच्छा इतना पीछे कर दिया। इसको फैक्टराइज करना है, ये सही नहीं। तो तेरे मैथ में नंबर कैसे कम आए? हाँ तेरे पूरा करके नहीं आया था? तेरे साथ ही घटना घट गई। वैसे तो ठीक है, तेरा मैथ इतना बेकार तो है नहीं, तो ठीक है। ये माइनस में आ रहा है ना, तो इसका डी नेगेटिव आता है, तुम लिखता रूट नॉट एग्जिस्ट।